हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 एग्ज़ाम आने ही वाला है नेट जेआरएफ का। और बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि सर एमसीक्यूज लेके आइए जिससे हमारी प्रिपरेशन हो और हम अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। तो ये सीरीज़ उनके लिए है और आप लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो एक बार वापस से अपडेट हो जाएगी। सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। Before getting into this, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारी जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज़ आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी classes of Navdeep Kaur ma'am. And you can also subscribe Nav Classes YouTube channel, because डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट से नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल वीडियोस में डालता रहता हूं। बहुत ईजी एंड कंसाइज तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपको नॉलेज इम्पार्ट कर सकें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ, और ये एमसीक्यूज़ रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर हैं। एंड दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ एग्ज़ाम और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने नवदीप कौर मैम की क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, तो आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रिसर्च फॉर्म विच विल बी एन एप्रोप्रिएट फिट फॉर इम्प्रूविंग efficacy of formative assessment would be फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च या फिर एथनोग्राफिक रिसर्च। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, ये दो असेसमेंट्स होते हैं मेन। ऐसे तो बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं, इप्सेटिव वगैरह भी होते हैं, पर फॉर्मेटिव एंड समेटिव जो हैं ये इंपॉर्टेंट असेसमेंट्स होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो आपको ये बताना है कि अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की एफिकेसी को इम्प्रूव करना है तो कौन से रिसर्च आप अपनाओगे। सो आंसर इज एक्शन रिसर्च, राइट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास करते हैं।
राइट। हम बच्चों से क्वेश्चंस कर रहे हैं या हम क्लास टेस्ट ले रहे हैं या हम क्विज़ कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ये सब करवाया जाता है जिससे जो भी लूप होल्स हैं, जो भी वीकनेसेस हैं बच्चों में, वो इम्प्रूव हो सके और वो समेटिव असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करें, राइट। हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, राइट। हम प्रिवेलिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ये डेफिनेशन किसकी है? एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? एक्शन रिसर्च इज़ क्वालिटेटिव। बीच बीच में बताता रहता हूँ जिससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए। कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इनमें से बताइए कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च है, कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? जिसमें हम किसी थ्योरी को जनरेट करते हैं, और ये भी क्वालिटेटिव होता है। अप्लाइड, जब हम उस थ्योरी को जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में जनरेट की है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है अप्लाइड रिसर्च, और अप्लाइड रिसर्च क्वांटिटेटिव होता है। एथनोग्राफिक, हम किसी कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, और ये भी क्वालिटेटिव होता है। इज इट क्लियर? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम एक्शन रिसर्च अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड randomization of sample are two of the basic requirements? ex post facto research, descriptive research, case study research या फिर experimental research? randomness, control, manipulation, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम उसको भी कवर करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आते हैं ये सब, राइट। एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन की कमी होती है। डिस्क्रिप्टिव में व्हाट इज़ और व्हाट वाज, इसकी हम स्टडी करते हैं। और केस स्टडी, हम किसी केस की स्टडी करते हैं, और जनरली ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। इन चूजिंग अ रिसर्च टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस? द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च टूल, द रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च टूल, कॉस्ट इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर यूज ऑफ रिसर्च टूल, फेस वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च टूल, या फिर ओपिनियन ऑफ द रिसर्च सुपरवाइजर? आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जब हम किसी रिसर्च टूल को चूज करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, और आई होप आप चैट में आंसर कर रहे होंगे। करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च टूल की वैलिडिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, राइट। तो ए आएगा। इसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च टूल बहुत ज़रूरी है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी दोनों जानना, बी भी आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम, वैसे तो हमें पता चल गया ए और बी दोनों आएंगे, और ए और बी ये दोनों सिर्फ थर्ड ऑप्शंस में ही हैं, पर हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए। सी बोल रहा है कॉस्ट इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर यूज़ ऑफ रिसर्च टूल। कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है वाइल चूजिंग अ रिसर्च टूल। नेक्स्ट इज़ फेस वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च टूल। फेस वैलिडिटी मतलब क्या होता है? हम किसी रिसर्च टूल को सब्जेक्टिवली व्यू करें कि ये वो चीज़ मेजर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जो हम मेजर करना चाहते हैं। क्या सब्जेक्टिवली हमें व्यू करना चाहिए रिसर्च टूल को? हमें ऑब्जेक्टिवली व्यू करना चाहिए। हमें ऑब्जेक्टिव व्यू रखना चाहिए कि वेदर दिस रिसर्च टूल विल मेजर व्हाट इट टेंड्स टू मेजर। इज इट क्लियर? तो फेस वैलिडिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। आप रिसर्च टूल को सब्जेक्टिवली व्यू कर रहे हो। ई क्या बोल रहा है? ओपिनियन ऑफ द रिसर्च सुपरवाइजर। नहीं, जो सही है आप उसको चुनो, सुपरवाइजर के ओपिनियन पे आप मत जाओ। इट इज़ नॉट दैट मच रेलिवेंट, इसलिए ई भी नहीं आएगा। सो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिवर्सिटी टीचर कंडक्ट्स रिसर्च स्टडी वेयर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज यूज टू असेस द इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस of their family and its habitat. Which variable in the study will be called as independent variable? आपको ये बताना है कि पूरी जो ये सेंटेंस लिखा है इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे टीचर एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करवा रहा है जिसमें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ किया जा रहा है और उसका इफेक्ट देखा जा रहा है स्टूडेंट्स लेवल ऑफ
पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ देयर फैमिली एंड इट्स हैबिटेट। किसका इफेक्ट दिखा जा रहा है और किसको अपन मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इसका इफेक्ट देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ देयर फैमिली एंड इट्स हैबिटेट, राइट। तो डिपेंडेंट यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ देयर फैमिली एंड इट्स हैबिटेट, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। Next question, when a researcher rejects the null hypothesis in his or her study and accept an alternative hypothesis, what type of error is likely? ये कौन सा एरर होगा जिसमें आप एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो और आप ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हो? तो ये किस टाइप का एरर है? मैंने एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई थी, शॉर्ट मूवी, कोरोना सिंह, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक मैं दे देता हूँ आपको, आप उसको देखिए। आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाएगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी आप भूलोगे नहीं। उसको ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो दिया हुआ है। टाइप 1 एरर, बिकॉज टाइप 1 एरर क्या बोलता है? रिजेक्ट दी ट्रू नल हाइपोथेसिस। अगर किसी रिसर्चर ने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है तो वो हो जाता है टाइप 1 एरर इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप 2 एरर, और टाइप 2 एरर कब होता है? व्हेन वन फेल्स टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स। कोई ऐसा नल हाइपोथेसिस जो फॉल्स है उसको आप रिजेक्ट नहीं कर पाए, यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस विच इज फॉल्स, तो ये टाइप 2 एरर हुआ। इज इट क्लियर? जब आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो तो वो हो जाता है टाइप 1 एरर, और जब आप नल हाइपोथेसिस विच इज एक्चुअली फॉल्स उसको आप रिजेक्ट नहीं कर पाते तो वो हो जाता है टाइप 2 एरर। इज इट क्लियर? तो टाइप 1 एरर है यहाँ पे बिकॉज आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया है, और अगर आपने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया मतलब आपने ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया है। इज इट क्लियर? और टाइप 2 एरर पूछे तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, fails to reject a null hypothesis that is actually false, right? Next question, in which research design the independent variable is selected rather than manipulated? किसमें मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, सिर्फ सेलेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को? एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, एक्स पोस्ट फैक्टो या डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च डिज़ाइन? इट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो। इंडिपेंडेंट में तो हम रैंडमनेस, कंट्रोल और मैनिपुलेशन ये तीनों चीज़ें होती है, और हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन में हम पास्ट इवेंट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन नहीं की जाती, सिर्फ सिलेक्शन किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में व्हाट इज़ और व्हाट वाज इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। सो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following shows the correct sequence in undertaking action research based studies? बहुत easy question, हर बार पूछा जाता है। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है एक्शन रिसर्च के अंदर? इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आपको याद रखना है। Last question, in terms of research ethics, which of the following may be considered as the most vulnerable stage? सबसे crucial stage कौन सा होता है in terms of research ethics, जहाँ पे research ethics के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, जहाँ unethical practices की जा सकती हैं, वो कौन सा stage होता है research का? आपके सामने 4 options हैं: defining the purpose and scope, defining the population and sampling method, data analysis, interpretation and reporting of result, selection of research tools, whether qualitative or quantitative। कहाँ प्लैगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं?
ऑप्शन थर्ड में आप डाटा एनालिसिस में छेड़छाड़ कर सकते हो, राइट। आप इंटरप्रिटेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप रिपोर्टिंग करते वक्त कुछ ना कुछ आना डिविएशंस कर सकते हो। आप प्लैगियरिज्म, फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन का सहारा ले सकते हो। इसीलिए एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स इज़ द मोस्ट वल्नरेबल स्टेज in terms of research ethics. So this was the complete video on the most important MCQs on research aptitude relevant for NET JRF October 2021 and PhD entrance exam. पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। इसी मोटिवेशन के साथ हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।